Hello everyone, welcome to 12th Commerce Economics lecture. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 3B, elasticity of demand, which is placed on page number 27 in your textbook. So before starting with the introduction part, let us understand exactly what do you mean by word elasticity. So friends, elasticity ये होता क्या है और इसको अलग से स्टडी करने की जरूरत क्या है। ये इलास्टिसिटी वर्ड जो है, आप इलास्टिक यहां से इसको समझ सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा रबर बैंड, जो क्या होता है, इलास्टिक इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक? आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच कर सकते हैं। तो कुछ कुछ यही मीनिंग हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिमांड को देते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्या फर्क है चैप्टर नंबर 3A में और चैप्टर नंबर 3B में? जब हमने चैप्टर नंबर 3A किया, उसमें हमने देखा डिमांड एनालिसिस। अच्छा, डिमांड एनालिसिस में क्या बताया? देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशन है वो कैसा है? इनवर्स है। ठीक है ना? कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। दैट मीन्स प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा। यस, यही बताया गया। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कितना डिक्रीज होगा। दैट मीन्स अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, देयर इज चेंज इन प्राइस बाय 10%। अगर हम प्राइस में 10% का चेंज करें तो डिमांड में कितने परसेंट का चेंज होगा? तो वी वांट एग्जैक्ट क्वांटिटी। व्हाट वी वांट? वी वांट एग्जैक्ट क्वांटिटी, कि कितना चेंज करने पे कितना चेंज हमको मिलेगा। और यही पर्टिकुलर चैप्टर 3B हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। In the previous chapter, you have already studied the law of demand, which shows the inverse relationship between quantity demanded and price of the commodity. ठीक है? The law of demand does not explain the extent of a change. क्या नहीं explain करता? यही हमारा main point है। Law of demand हमें ये explain नहीं करता कि कितने extent पे, किस percentage पे change आ रहा है। So the law of demand does not explain the extent of a change in demand due to change in price. प्राइस के चेंज होने पे कितना चेंज डिमांड में आएगा, ये लॉ ऑफ डिमांड हमें एक्सप्लेन नहीं करता। Thus, law of demand fails to explain the quantitative relationship between price and quantity demanded. तो ये पर्टिकुलर फैक्टर हमें हमेशा याद रखना है जब हम चैप्टर नंबर 3A और चैप्टर नंबर 3B करेंगे। Therefore, Professor Alfred Marshall explained the concept of elasticity of demand. Elasticity of demand. अच्छा, इसका नाम इलास्टिसिटी क्यों रखा है? क्योंकि कई सारे ऐसे फैक्टर्स है जहां पर डिपेंड करता है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड कितना चेंज होगा। थोड़ा चेंज होगा, ज्यादा चेंज होगा, बहुत ज्यादा चेंज होगा, या चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम नेसेसरी कमोडिटी, है ना, जो नेसेसिटी है, फॉर एग्जाम्पल फूड, ठीक है ना, फूड ग्रेन है, और फूड ग्रेन का अगर प्राइस बढ़ गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए आईविनो पल्सेस का प्राइस बढ़ते रहता है, या जो गैस सिलेंडर का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जो नेसेसिटी बना है, ठीक है ना। तो अगर गैस का प्राइस राइट नाउ समवेयर अराउंड 809 रुपीज है, अगर ये इंक्रीज होके 844 हो जाए तो क्या गैस की डिमांड कम हो जाएगी? आंसर इज नो, देयर वोंट बी एनी चेंज ऑन
डिमांड ऑफ गैस, आया ना, क्योंकि वो तो रिक्वायरमेंट है, लोगों को भूख लगेगी ही, लोगों को खाना बनाना ही है। तो यहां पर हमको दिखाई देता है कि नेचर ऑफ डिमांड कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या आप अपने डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा लगता है कि मुझे शर्ट परचेस करना है, क्या परचेस करना है, शर्ट। तो आप चेक करोगे कि क्या ये शर्ट मेरे लिए अभी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पार्टी में पहनकर जाना है, कोई इवेंट है उसमें पहन करके जाना है, तो हो सकता है नेसेसरी हो, जरूरी हो। तो शर्ट का प्राइस अगर मार्केट में इंक्रीज है तो भी आप जाकर के परचेस करोगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, राइट नाउ मेरे लिए शर्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑलरेडी आई हैव सम शर्ट, मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो फिर आप वेट करोगे सेल का, है ना, एनुअल सेल होता है, फॉर एग्जांपल दीपावली सेल, जिस समय पर प्राइस कम होगा उस समय पर परचेस करेंगे, है कि नहीं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर नेसेसिटी कि ये डिमांड इलास्टिक है कि नहीं। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, क्या आप इस डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हो। तो जैसा मैंने शर्ट का एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल आप कहीं इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो, और क्या हुआ, रास्ते से गुजरते समय, इट वाज अ रेनी सीजन, और कोई कार बगल में से गई और सबका सब पानी आपके ऊपर आ गया, अलॉन्ग विथ वाटर, मड एंड डर्ट, ठीक है, स्मेल आ रहा है, शर्ट खराब दिख रहा है। अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इंटरव्यू में लेट हो रहा है, तो शर्ट चेंज करना चाहिए। इमीडिएटली आप क्या करेंगे, आप कहीं ना कहीं से न्यू शर्ट परचेस करेंगे, इफ यू हैव पेइंग कैपेसिटी, कि नया शर्ट पहनते हैं और जाते हैं। ये आपके लिए अर्जेंट हो गया, आप वहां पर सेल के लिए नहीं रुकेंगे कि रुकते हैं अभी, जब दिवाली का सेल आएगा, 15 अगस्त का सेल आएगा, तब हम परचेस करेंगे। तो कुछ डिमांड को पोस्टपोन किया नहीं जा सकता, हम उसे कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड। क्या कहते हैं, इन इलास्टिक डिमांड। और जिस डिमांड को, जिस डिजायर को आप पोस्टपोन कर सकते हो, बाद के लिए रख सकते हो, उसे कहा जाता है इलास्टिक डिमांड। क्या कहा जाता है, इलास्टिक डिमांड। तो इसी टर्म को प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ये एक सेपरेट चैप्टर में हमें सिखा रहे हैं, विच इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। The term elasticity indicate responsiveness of one variable to a change in the other variable. एक वेरिएबल के चेंज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आता है, उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of a quantity demanded to a change in price or any other factor. तो इसमें सारे डिटरमिनेंट्स हमने काउंट कर लिए कि प्राइस हो या अदर फैक्टर हो, उसके चेंज होने की वजह से कितनी क्वांटिटी में चेंज होता है, उसका रिस्पॉन्स हम चेक करते हैं. According to Professor Marshall, elasticity of demand is great or small according to the amount demanded, which rise much or little for a given fall in price, and quantity demanded falls much or little for a given rise in price. So elasticity of demand is great or small according to the amount demanded. Elasticity of demand क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है. What does it mean? कि उसको पोस्टपोन करने की भावना बड़ी हो सकती है, मतलब आप ज्यादा समय तक उसको पोस्टपोन भी कर सकते हो, और कुछ कमोडिटी ऐसी होती हैं जिसको आप ज्यादा समय तक पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, आप उसके लिए रुक नहीं सकते हो, जो नेसेसिटीज के कैटेगरी में आता है. किस पे डिपेंड करता है, विच राइजेस मच और लिटिल फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस. जो क्या होता है, जो बढ़ता है, थोड़ा बहुत बढ़ता है ना, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा भी बढ़ सकता है, ज्यादा भी बढ़ सकता है, किसकी वजह से, फॉल इन प्राइस. अब हमें तो ये तो पता है कि अगर प्राइस गिरेगा, प्राइस अगर गिरेगा तो डिमांड इंक्रीज होगा. अब यहां पर बोल रहे हैं थोड़ा इंक्रीज हो सकता है या ज्यादा भी इंक्रीज हो सकता है, इसलिए वर्ड यूज किया मच और लिटिल फॉर गिवन फॉल इन प्राइस. आगे बात किया है, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स मच और लिटिल फॉर अ गिवन राइज इन प्राइस. और अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो जो डिमांड है
वो डेफिनेटली गिरेगा, लेकिन थोड़ा भी गिर सकता है और ज्यादा भी गिर सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है अमाउंट डिमांडेड, कितना क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे हो। ठीक है, so it's all depend upon the elasticity. So it is clear from the above definition that elasticity of demand is a technical term. कैसा टर्म है? टेक्निकल टर्म which describes the responsiveness of change, जो डिस्क्राइब करता है, एक टेक्निकल जार्गन यूज कर लिया गया यहाँ पर, जो बताता है कि रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है इन क्वांटिटी डिमांडेड टू फॉल और राइज इन इट्स प्राइस। तो प्राइस के गिरने से या बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, कितना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ मच, यही यहां पर इलास्टिसिटी को डिफाइन करता है। इन अदर वर्ड्स इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज। अभी हमने एक्सप्लेन किया था, परसेंटेज की बात की थी। अगर प्राइस में 10% चेंज आ रहा है तो डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहां पर हम दोनों का परसेंटेज देखेंगे कि प्राइस में कितना चेंज आया और डिमांड में कितना चेंज आया। गेटिंग इट एवरीवन? तो इस इलास्टिसिटी को 3 फैक्टर्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज इनकम इलास्टिसिटी, सेकेंड इज क्रॉस इलास्टिसिटी एंड थर्ड वन इज प्राइस इलास्टिसिटी। इजी टर्म है, एक एक करके देखते हैं। इनकम इलास्टिसिटी, तो हम पहले इनकम के साथ में यहां पर कंपेयर कर रहे हैं। इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इनकम ओनली। यहां पर सिर्फ हम इनकम वाले फैक्टर्स के साथ में जा रहे हैं। हम कंपैरिजन डिमांड का किसके साथ कर रहे हैं? इनकम के साथ कर रहे हैं। अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट। तो बाकी के सारे फैक्टर्स अदर देन इनकम क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा कुछ इस तरीके से हम लोग यहां पर शो करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, इनकम ये वाई से शो होता है, जिसको हम यील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यील्ड। यील्ड मतलब जो आपका आउटपुट है, इनकम, बराबर है। तो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो सिंबॉलिकली इसको आप कैसे देखते हो? तो अगर आप इसको बाइफरगेट करो तो आपको यहां पर दिखाई देता है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम डिवाइड बाय इनकम। सर ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हम लोग इसको इस तरीके से समझते हैं कि यहां पर हमारा इनकम, ठीक है ना, पहले हम ले लेते हैं इन द मंथ ऑफ जून एंड इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो इनकम पहले 10,000 था, अब इनकम हो गया है 15,000। ठीक है ना, इनकम पहले 10,000 था, अब हो गया है 15,000। तो जो क्वांटिटी आप डिमांड करते थे कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी का, पहले आप डिमांड करते थे 20 यूनिट्स, अब आप डिमांड करते हैं 30 यूनिट्स। ये बात समझ में आई? तो यहां पर अगर मुझे चेंज देखना है, क्या देखना है? चेंज। चेंज को हम ट्राइंगल से शो करते हैं। तो ये जो चेंज है तो क्या करेंगे? 15 माइनस 10, चेंज कितना आया? 5,000 हम कंसिडर कर सकते हैं। और यहां पर चेंज कितना आया? 30 माइनस 20 दैट मीन्स 10। अच्छा, इसको परसेंटेज चेंज में अगर हम कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो आप परसेंटेज कैसे निकालोगे? 15 माइनस 10 डिवाइड बाय 10 इंटू 100। ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा? परसेंटेज चेंज। तो अप्रोक्सीमेट आपको कितना परसेंटेज मिलता है? आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो 5/10 है ना, कितना मिलेगा आपको? 50%। कितना मिलेगा? 50%। और क्वांटिटी का क्या होगा? 30
-20 डिवाइड बाई 20 इंटू 100। ठीक है, तो 10/20 इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, 10/20 इंटू 100। अब ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 एंड अगेन दिस इज ऑल्सो 50%। बात समझ में आई क्या? तो इससे समझ में आता है कि जितना परसेंटेज इनकम में चेंज हुआ उतना ही परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज हुआ है। गेटिंग दिस एग्जांपल कि हमारा जो इनकम था पहले 10,000 था, अब हो गया 15,000, तो 50% चेंज आया। कितना चेंज आया? 50%। अकॉर्डिंगली यहां पर जो था क्वांटिटी डिमांडेड, हम किसी यूनिट का 20 परचेस करते थे, अब हम 30 परचेस करने लगे, मतलब उसके अंदर भी जो चेंज हुआ है वो भी कितना हुआ है? 50% का। तो यहां पर जो रिलेशन है इनकम का और प्राइस का, डायरेक्ट रिलेशन है, ये तो हमने पहले ही समझा था चैप्टर 3A में डिमांड एनालिसिस। यहां पर हमको पता चलता है कि कितने प्रपोर्शन से, कितने रेशियो से चेंज आ रहा है। तो चेंजेस पता करने के लिए हमारे पास दोनों डेटा होने चाहिए इनकम के। इनकम जो यील्ड से हम शो करते हैं, उससे हमको मिलेगा व्हाट इज द ओल्ड इनकम एंड व्हाट इज द न्यू इनकम। और यहां पर हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज, कितना चेंज हुआ। तो पहले अगर हमारा 10 रुपए का इनकम था जो 15 रुपीज हो गया, तो आप परसेंटेज निकालिए। परसेंटेज के लिए आप क्या करते हैं? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, है ना। तो 15 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100, तो आपको यहां पर मिलेगा 50% चेंज। और क्वांटिटी के अंदर भी चेंज हो रहा है। पहले आप 20 कमोडिटीज लेते थे, अब आप 30 कमोडिटीज लेते हैं। तो 30 माइनस 20 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, तो ये भी आपको देगा 50%। तो यहां पर हमको रिलेशन समझ में आता है कि अगर इनकम 50% से इंक्रीज होगा तो हमारा क्वांटिटी भी 50% से इंक्रीज होगा। तो यहां पर एग्जैक्टली हमको रेशियो पता चलता है, प्रपोर्शन पता चलता है, जो सिंबॉलिकली इस तरीके से शो किया जाता है। तो यहां पर सिंबल में क्या शो किया जा रहा है? जो ट्रायंगल है वो शो करता है चेंज। क्या शो करता है? चेंज। क्यू फॉर ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, वाई फॉर ओरिजिनल इनकम। ट्राइंगल क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो चेंज कैसे आएगा? न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो चेंज मिलेगा। चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो इनकम एंड इलास्टिसिटी। So for income elasticity, symbolically how we can present, या इसका फॉर्मूला की बात कहें तो कैसे हम शो कर सकते हैं? इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। सो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, वाई से हम क्या शो करते हैं? यील्ड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अच्छा, अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग ने बात की कि आपको दो फैक्टर दिए गए हैं, एक दिया गया है इनकम और
दूसरा दिया गया है क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इस तरीके से यहां पर हम ले लेते हैं ओल्ड इनकम और ये न्यू इनकम, और एक फैक्टर हमको मिल जाएगा परसेंटेज चेंज। तो इनकम था पहले 10, अब हो गया 15। तो चेंज क्या है? चेंज है यहाँ पर 15 माइनस 10 डिवाइड बाय 10। इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल पाएंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर पहले था 20, अब हो गया 30। तो 30 माइनस 20 डिवाइड बाय 20। तो इसको हम किस तरीके से दिखाएं? जब हम कैलकुलेट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। वाई से हम इनकम को शो करते हैं। अब ध्यान दीजिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो है 15 माइनस 10, ये क्या है? ये है चेंज, है ना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। क्या होगा? ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। सो ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड होल डिवाइड बाय, है ना, मैंने अभी इसको यहां पर क्या किया, लिखा है। अब हम इसको लिखेंगे चेंज इन इनकम डिवाइड बाय ओल्ड इनकम। ठीक है, और इसी को डिवीजन की जगह आप क्या कर सकते हैं, लाइक दिस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय क्वांटिटी डिमांडेड मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। तो लिखने के मैथमेटिकल अलग अलग स्वरूप हैं, तरीके हैं, जैसा कि हमको टेक्स्ट बुक में भी इसी तरीके से दिया है। जब हम डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर और ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ये क्या हो जाता है? स्विच हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो चेंज किस तरीके से हम निकाल रहे हैं? चेंज का फॉर्मूला वही है, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड। ऐसे करने पर हमको मिलता है परसेंटेज चेंज। ठीक है, और जो कि यहाँ पर दोनों जगह पे आंसर कितना आया है, 50% एंड 50%। तो हम इसमें क्या समझते हैं कि जितना चेंज इनकम के अंदर आया है, उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांड में भी आएगा। करेक्ट है? तो आइए आगे देखते हैं। यू शुड नो, इसमें पहला है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। हालांकि ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ऑप्शन में है, बट देन एज वेल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, पॉजिटिव किसको कहेंगे? नॉर्मल गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम। कोई नॉर्मल गुड्स होगा, तो आपका इनकम बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली उसका डिमांड भी बढ़ेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। दूसरा है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। वो क्या होता है? इंफीरियर और गुड्स फॉर विच डिमांड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो क्या होता है? जो इंफीरियर टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, ऐसे प्रोडक्ट्स ज्यादातर जिनका इनकम बहुत ही पुअर होता है ना, वो परचेस करते हैं। बराबर है? जैसे आप देखेंगे, हम बात करें कैंडीज की, तो जिनकी इनकम बहुत कम है, तो वो लेमन वाले कैंडीज या जो बहुत ही चीप मिलते हैं ना, किस्मी जैसे चॉकलेट्स होते हैं, वो परचेस करेंगे। और किसी की इनकम इंक्रीज हो गई, तो वो क्या करेगा? वो चॉकलेट्स छोड़ करके वो जो हाई ब्रांड वाले चॉकलेट्स है, डायरेक्टली डेयरी मिल्क हो गया, जो हमारा कैडबरी डेयरी मिल्क है,
या फिर इक्लेयर्स हैं, वो कैंडीज यूज करना चालू कर देंगे। ये मैंने एग्जांपल दिया कि अगर इंफीरियर प्रोडक्ट है, इनकम बढ़ते ही लोग इंफीरियर प्रोडक्ट को परचेस करना बंद कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडीमेड गारमेंट्स है ना, किसी को शर्ट ट्राउजर परचेस करना है, इनकम कम है तो वो 200 300 400 रुपीज वाला शर्ट परचेस कर लेता है। लेकिन जैसे उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो उसका जो रेंज है वो सीधा 700 900 या 1200 रुपीज तक का पहुंच जाएगा, तब वो नीचे वाली जो इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट है उसको परचेस नहीं करेगा। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। इनकम बढ़ते ही इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम हो गया। थर्ड वन, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। जीरो का मतलब क्या हो जाता है, आपकी इनकम का उसके ऊपर कोई असर नहीं है। नेसेसरी गुड्स फॉर विच डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट विथ इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अभी जितना आप शुगर हर महीने परचेस करते हो, अगर आपका इनकम इंक्रीज हो जाए तो भी शुगर आप उतना ही परचेस करोगे। क्यों? क्योंकि वो नेसेसिटीज है, उससे ज्यादा आपको चाहिए नहीं, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो यहां पर हमने समझा कि 3 टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी हो सकता है। पॉजिटिव, जहां पर आपके इंक्रीज इन इनकम के साथ डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड, नेगेटिव, आपके इनकम इंक्रीज होने की वजह से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो इंफीरियर क्वालिटी का है डिमांड गिर रहा है। एंड थर्ड वन, जीरो इनकम इलास्टिसिटी, मतलब आपके इनकम का उसके डिमांड पर कोई असर नहीं। गेटिंग इट एवरीवन? मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड टाइप एंड विच इज क्रॉस इलास्टिसिटी। क्या है क्रॉस इलास्टिसिटी? अब आप इसको डिमांड एनालिसिस में क्रॉस वर्ड जो था वहां से कंपेयर कर सकते हैं। डिमांड की जहां पर हम बात करते हैं, जहां पर क्रॉस डिमांड होता था, क्रॉस डिमांड किसका होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स का या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। So it refers to a change in quantity demanded of one commodity due to change in price of another commodity. एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड चेंज हो रहा है दूसरे कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने की वजह से। ठीक है, तो ये किसके रिलेटेड ऐसा होता है? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। किसका? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, आपके सामने स्प्राइट रखा हुआ है और थम्स अप रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, दोनों का प्राइस पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 50 रुपीज था, दिस वन इज दी ओल्ड प्राइस। अब न्यू प्राइस जैसे ही होगा, ठीक है ना, न्यू प्राइस चेंज हुआ, स्प्राइट का प्राइस इंक्रीज हो गया फॉर एग्जांपल 65 रुपीज तक, और थम्सअप का प्राइस उतना ही रहा 50 तक। तो अगर आप यहां पर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, थम्सअप का अगर आप डिमांड चेक कर रहे हैं, तो पहले जितना डिमांड होता था थम्सअप का, उससे अब वो डिमांड इंक्रीज होगा या डिक्रीज? डेफिनेटली इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा भाई? उसका प्राइस तो सेम है, लेकिन जो कॉम्पिटिटर का प्राइस है ना वो इंक्रीज हो गया। तो लोग क्या करेंगे? अपना डिमांड शिफ्ट कर देंगे किसकी तरफ? थम्सअप की तरफ। पहले जो लोग स्प्राइट पीते थे, अब क्योंकि प्राइस बढ़ गया है तो वो क्या लेने लगेंगे? थम्सअप लेने पड़ लगेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, जो एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसे केस में अगर एक का प्राइस चेंज होता है तो वो दूसरे के डिमांड पर असर डालता है। गेटिंग इट एवरीवन? सो इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस कमोडिटी या क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए। यहां पर हम किसकी क्वांटिटी देख रहे हैं? प्रोडक्ट ए की, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी, कि बी के प्राइस में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ए का मतलब है ओरिजिनल कमोडिटी और बी का मतलब है
सब्स्टिट्यूट कमोडिटी और अदर कमोडिटी। तो सिंबॉलिकली इसको भी उसी तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। चेंज यहां पर हम देख रहे हैं, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। गेटिंग इट? और आगे इसको इलाबोरेट इस तरीके से किया गया है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मैगी एंड यिप्पी नूडल्स, है ना। ज्यादातर हम कमर्शियल्स देखते हैं, ये दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। तो मैगी का जो ओल्ड प्राइस था 20, जब उसका ओल्ड प्राइस था 20, तो हम समझ सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर तब यिप्पी परचेस करता था 10 पैकेट्स, ठीक है ना। पूरे मंथ के लिए वो 10 पैकेट्स परचेस कर लेता था। अब क्या हुआ, अब प्राइस इंक्रीज हो गया फ्रॉम 20 टू इट बिकेम 30। प्राइस चेंज हो गया है मैगी का, और मैगी का प्राइस बढ़ने की वजह से अब क्या होगा, वो यिप्पी के क्वांटिटी डिमांड के ऊपर असर डालेगा, क्योंकि यिप्पी का प्राइस चेंज नहीं हुआ है। तो क्या होगा, जो कस्टमर पहले मैगी परचेस करते थे अब वो शिफ्ट हो जाएंगे यिप्पी परचेस करने में। तो अब यहां पर सेल होता है अप्रोक्सीमेट 20। गेटिंग इट? तो यहां पर अगर आप चेंज की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, चेंज की। तो चेंज कैसे आएगा, 30 माइनस 20 दैट इज 10, एंड हियर 20 माइनस 10 इन क्वांटिटी दैट इज 10। तो ये नंबर्स में बात हो गई। बट जब हम परसेंटेज की बात करेंगे तो हम लोग इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए मतलब मैगी, ठीक है, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी मतलब यिप्पी। सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक। यहां पर ए का मतलब क्या होगा, यिप्पी, क्योंकि हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। और बी, बी कौन सा प्रोडक्ट है हमारे पास, मैगी, मैगी का प्राइस, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आपको ये बात समझनी है कि जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए की बात करते हैं, है ना, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ओल्ड क्वांटिटी दैट इज 20 माइनस 10 डिवाइड बाय क्वांटिटी। सो 20 माइनस 10 डिवाइड बाय 10, ये आपके न्यूमरेटर में रहेगा। होल डिवाइड बाय 30 माइनस 20 डिवाइड बाय 20, बराबर है। तो ये जो 20 माइनस 10 है, इसको आप क्या लिखते हो, इसको आप लिखते हो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट ए, ठीक है। ये चेंज हो गया, डिवाइड बाय क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, होल डिवाइड बाय, यहां पर क्या है, चेंज इन प्राइस ऑफ बी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बी। इस तरीके से आपको एक इक्वेशन मिलता है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई इन द सेंस सिर्फ उसको सिंबॉलिकली डिफरेंट तरीके से पेश करने की जरूरत है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए डिवाइड बाय क्वांटिटी डिमांडेड इनटू, अब ये क्या होगा, स्विच हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ बी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ बी, ठीक है।
तो ये इक्वल है इसके। इस तरीके से हमको समझ में आता है कि क्रॉस इलास्टिसिटी किस तरीके से वर्क करता है। गेटिंग इट एवरीवन? तो यहां पर हम देख रहे हैं पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। पॉजिटिव क्या होगा इसमें? सब्स्टिट्यूट गुड्स लाइक टी एंड कॉफी। तो यहां पर क्या मिलता है हमको? पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। उसका मतलब क्या होता है? अगर टी के प्राइस में इंक्रीज है तो ऑटोमेटिकली कॉफी का डिमांड इंक्रीज होगा। यस और नो? नेक्स्ट, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब टी एंड शुगर। अभी चाय बनाना है तो शक्कर तो चाहिए, और अगर शक्कर का प्राइस बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे? चाय भी कम पिएंगे। हाँ या ना? तो यहां पर क्या हुआ? एक का प्राइस इंक्रीज होने की वजह से दूसरे का डिमांड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा। तो इसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव और क्रॉस इलास्टिसिटी। तो ध्यान दीजिए, पॉजिटिव में हमने क्या लिया था? सब्स्टिट्यूट गुड्स, ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के पूरक हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे के साथ में ही आते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल। ठीक है। नेक्स्ट, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, मतलब एक के प्राइस का दूसरे के डिमांड पर कोई असर पड़ता नहीं है। ऐसा क्या होगा? ऐसा होगा नॉन रिलेटेड गुड्स, जैसे टी एंड बुक्स। चाय का प्राइस बढ़ने दो, उसके बुक के क्वांटिटी पे कोई उसका डिमांड या चेंज नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन रिलेटेड गुड्स। इसमें क्या होता है? जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। कोई यहां पर डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। थर्ड टाइप इज प्राइस इलास्टिसिटी। जैसे कि हमने देखा इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस कमोडिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी, उसमें हम देख रहे थे कि प्राइस एक कमोडिटी का है और डिमांड चेंज हो रहा है दूसरे कमोडिटी का। बट यहाँ पर एकदम सिंपल फैक्टर है, जिस कमोडिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसी के प्राइस के बारे में भी यहाँ पर चर्चा हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, price elasticity of demand is a ratio of proportionate change in the quantity demanded of a commodity to a given proportionate change in its price. तो जो प्रोपोर्शनेट प्राइस का चेंज हुआ है उसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सो सिंबॉलिकली यहां पर आप देख सकते हैं चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमेशा न्यूमरेटर में क्वांटिटी रहेगी और डिनोमिनेटर में प्राइस होगा। प्राइस हमेशा हमको डिनोमिनेटर में रखना। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें हम टाइप्स की बात करते हैं। सो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां हम कंपेयर कर रहे हैं कमोडिटी को उसके प्राइस से, तो उसमें भी हमको 5 टाइप्स मिलते हैं। कितने टाइप्स मिलते हैं? 5। उसमें से सबसे पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड? व्हेन अ स्लाइट और जीरो चेंज इन प्राइस, हल्का सा चेंज हुआ या चेंज नहीं भी हुआ, विल ब्रिंग अबाउट इनफिनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। उसके क्वांटिटी में ट्रेमेंडस चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रेमेंडस चेंज। जबकि प्राइस क्या हुआ? प्राइस में स्लाइट चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं हुआ। हम ऐसा बोल सकते हैं 1% चेंज इन प्राइस विल गिव यू 80% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। ब्रिंग्स अबाउट इनफिनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इट इज कॉल्ड एट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इट इज ओनली द थियोरिटिकल कंसेप्ट। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, थियोरिटिकल कंसेप्ट है, एज्यूम्ड है। फॉर एग्जाम्पल 10% फॉल इन प्राइस में लीड टू एन इन्फिनाइट राइज इन डिमांड, है ना? थोड़ा सा प्राइस गिरा लेकिन ट्रेमेंडस डिमांड चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया। तो थियोरेटिकली हम इसको समझ सकते हैं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि स्लाइड चेंज की वजह से बहुत बड़ा चेंज आएगा। होता है क्या? नहीं।
ठीक है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब ईडी जब भी बताया ना, तो आपको हमेशा प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में सोचना है। तो फॉर्मूला कितना सिंपल है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू इन्फिनाइट, इज इक्वल टू इन्फिनाइट। अच्छा, ये किस बात से समझ में आता है, ये इस बात से समझ में आता है कि जो हमारा प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस पी, उसमें स्लाइड चेंज आया या कोई चेंज नहीं आया तो भी हमारा यहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो सपोज पहले यहां पर था और वो इंक्रीज होते गया, ठीक है। और कब तक इंक्रीज होगा, इन्फिनाइट, होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। तो क्या रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है, आंसर इज नो। तो इसको हम थियोरेटिकल कंसेप्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो डिमांड कर्व है ना, वो यही है जो प्राइस पे डिपेंड है, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना, देख सकते हैं आप। तो जो प्राइस वाली लाइन है वही हमारे लिए कौन सी बन जाएगी, डिमांड वाली कर्व। सो डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। In this particular figure, the demand curve is horizontal line parallel to x-axis, indicating perfectly elastic demand. तो जब भी perfectly elastic demand को आपको explain करना हो, आप यही कहेंगे due to slight change, due to slight or zero change in the price brings about infinite change in the quantity demanded, but in reality, this type of demand does not exist. और दिस टाइप ऑफ इलास्टिसिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसका सिंबल आप ध्यान रखिए, यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू इंफिनिटी, इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। और आपको यहाँ पर सिंबॉलिक तरीके से शो करना है ग्राफ के अंदर। कितना सिंपल ग्राफ है इसका, आपको जस्ट एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो हमारा डिमांड कर्व बन जाएगा, दैट्स इट। नंबर 2, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और सेकंड पॉइंट क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब आप बिल्कुल उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, पोस्टपोन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या रिजल्ट मिलता है, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस has no effect on quantity demanded। आपका प्राइस चेंज हुआ है बट डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। ऑफ अ कमोडिटी इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जांपल 20% fall in price will have no effect on quantity demanded। प्राइस फॉल हुआ बट उसका क्वांटिटी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, ठीक है ना। इन प्रैक्टिस सच अ सिचुएशन रेयरली अकर्स। तो ये थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं कि रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है, बट रेयरली, बहुत ही कम ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर हमको देखने को मिलता है कि प्राइस गिरने के बाद भी डिमांड में कोई असर नहीं हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर सॉल्ट एंड मिल्क, सही बात है ना। आप जितना मिल्क हर बार परचेस करते हो, या आप जितनी ग्रोसरी में सॉल्ट जितना परचेस करते हो, आपका हमेशा का क्वांटिटी उतना ही रहता है। जो 20 रुपीज का सॉल्ट का पैकेट था, फॉर एग्जाम्पल 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्ट, पहले उसका प्राइस था 20 रुपीज, अब उसका प्राइस गिर करके 16 हो गया। तो क्या आप डबल पैकेट ले लेंगे सॉल्ट का, आंसर इज नो। हमको जितना सॉल्ट का रिक्वायरमेंट रहता है उतना ही हम लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें बहुत कम अकर होती हैं, रेयर अकर होती हैं। सो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इसका जब आप ग्राफ बनाना चाहते हो, तो प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस था पहले, दिस वन, ये चेंज होकर के इंक्रीज हो गया P1, तो हमें ये नया प्राइस मिल गया।
तो क्या क्वांटिटी में कोई चेंज आया? आंसर इज नो। पहले जितना क्वांटिटी परचेस करते थे अभी भी उतना ही क्वांटिटी परचेस करते हैं। तो यहां पर हमारा जो डिमांड कर्व है ये क्या है? ये है वर्टिकल इन नेचर। कैसा है? वर्टिकल इन नेचर, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देखो कितना सिमिलैरिटी है। जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड था वो था हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है वो है वर्टिकल, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है। तो प्राइस भले कम हो जाए क्वांटिटी उतनी ही होगी, प्राइस भले इंक्रीज हो जाए क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। दैट मीन्स प्राइस का डिमांड पर कोई असर नहीं। ठीक है। सो इन दिस फिगर व्हेन द प्राइस राइजेस फ्रॉम ओपी टू OP1, जब प्राइस बढ़ गया है ना, उसको हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। यहां पर O का मतलब 0 हो जाता है, तो 0 से P था, अब वो इंक्रीज होके 0 से कहां चला गया? P1 तक चला गया। तो फिर क्या हुआ? और व्हेन प्राइस फॉल फ्रॉम OP टू OP2, तो प्राइस पहले OP था, अब वो OP2 तक ही रह गया, मतलब गिर गया। ठीक है। सो डिमांड रिमेन अनचेंज। डिमांड क्या रह गया? इट इज अनचेंज्ड। Therefore, the demand curve is a vertical straight line parallel to y-axis, indicating perfectly inelastic demand. तो क्या शो करता है? Perfectly inelastic demand. ठीक है। नेक्स्ट वन और इंटरेस्टिंग पार्ट, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड याद कीजिए, पहला था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, उसमें हमें सिंबल मिला था इंफिनिटी का। दूसरा था परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, उसमें हमें मिला था 0, नो चेंज, आया ना। और यहां पर हमें मिल रहा है इक्वल टू 1। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी का मतलब क्या होता है? जितना प्राइस में चेंज होता है उतना ही डिमांड में चेंज होता है। अगर प्राइस 10% से गिरेगा तो डिमांड 10% से इंक्रीज होगा, अगर प्राइस 10% से इंक्रीज होगा तो डिमांड 10% से डिक्रीज होगा। गेटिंग इट एवरीवन? तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या कह रहा है? व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देन प्रोपोर्शनेट का मतलब सेम प्रोपोर्शनेट, ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शनेट, then demand is said to be unitary elastic. For example, 50% fall in price of a commodity leads to 50% rise in quantity demanded. तो 50% अगर प्राइस गिर गया तो क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या होगा? 50% से इंक्रीज हो जाएगा। सो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 50/50, क्या मिलेगा? 1। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ प्रिपेयर करना है, जहां पर हमारा ओरिजिनल प्राइस पहले कितना था? 0 से P, या आप OP बोल सकते हैं। ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है। अब ओरिजिनल प्राइस था तो हमारा क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी था Q, तो ये हमें पॉइंट मिला। नेक्स्ट, प्राइस गिरा, कितने पे गिरा? P1 पे। तो P1 पे गिरने की वजह से हमारी क्वांटिटी Q1 हो गई, और जिसकी वजह से हमें ये नया पॉइंट मिल गया। फिर हम क्या करते हैं? एक कर्व ड्रॉ करते हैं। कोई बोलेगा सर ऐसा स्ट्रेट कर्व ड्रॉ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन रियलिटी कर्व हमेशा इस तरीके से ही होता है ना। गेटिंग इट? तो ये टिल्टेड कर्व की जगह पे आप ऐसा स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यू। So in this particular figure, when the price fall from OP to OP1 50%, हम देख रहे हैं यहाँ पर प्राइस फॉल हुआ, पहले OP था, अब नया प्राइस हमें मिला है OP1। ठीक है। द डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1, डिमांड पहले OQ था, अब इंक्रीज होके OQ1 हो गया। तो हमें यहाँ पर ओल्ड पॉइंट और न्यू पॉइंट मिले, जिसको हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देयरफॉर द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
तो जब हम फर्स्ट हमने देखा प्राइस या परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, उसमें हमको हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व मिलता है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इसमें हमको वर्टिकल डिमांड कर्व मिला। और थर्ड वन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यहां पे हमको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा डिमांड कर्व मिला। नंबर 4 रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली मतलब एज कंपेयर टू, रिलेटिवली का मतलब क्या होता है? एज कंपेयर टू। ठीक है, तो ये कुछ हद तक रियलिटी हमको शो करता है, रियल सेंस में हमको दिखाई देता है। व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब क्या है? एग्जांपल 50% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 100% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। 50% से प्राइस गिरा तो डिमांड कितना चेंज हुआ? 100%, ऑलमोस्ट डबल। ठीक है ना? तो यहां पर क्या होगा? आपका इलास्टिसिटी हमेशा मोर देन 1 होगा। हमेशा क्या होगा? मोर देन 1। व्हाट डज इट मीन? जितना चेंज प्राइस में हुआ है डिमांड में, उससे ज्यादा चेंज होगा, मोर देन प्रोपोर्शनेट। सो मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, द डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक। तो इस तरीके से सॉल्व करने पर आप देखिए हमें क्या कर्व मिलता है। पहले हम ओपी से ओरिजिनल प्राइस कंपेयर कर रहे हैं, हमें मिला ये पॉइंट है ना, ओरिजिनल क्वांटिटी पे। तो हमने इसको ऐड किया, ये पर्टिकुलर पॉइंट मिला। नेक्स्ट जैसे ही प्राइस गिरा तो देखिए प्राइस का गिरना, इसका डिस्टेंस देखिए, और क्वांटिटी का इंक्रीज होना है ना यहां तक, तो ऑलमोस्ट इसका डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस में डबल का फर्क है। इट इज ऑलमोस्ट डबल। ठीक है ना? तो ये जो नया पॉइंट हमको मिला है, ये हमें कैसा कर्व देता है? ये हमें कर्व फ्लैटर स्लोप वाला देता है। कैसा देता है? फ्लैटर स्लोप। ठीक है, लाइक दिस। और यूनिटरी वाला कैसा था? लाइक दिस। ये बात समझ में आती है? इसमें फर्क है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज लिटिल बिट फ्लैटर, थोड़ा फ्लैट तरीके से। सो इन दिस फिगर when the price fall from OP to OP1, that is 50%, demand rises from OQ to OQ1 100%. Therefore, the demand curve has a flatter slope. Getting it, everyone? Type 5 relatively inelastic demand. अब देखिए इसका एग्जैक्टली अपोजिट है। एग्जैक्टली अपोजिट इन द सेंस, यहां पर जो भी परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा डिमांड में, उससे कम चेंज होगा। दैट्स वाई यहां पर हमको सिंबल मिलता है लेस देन 1 का। When a percentage change in price leads to less than proportionate change in quantity demanded, demand is said to be relatively inelastic. For example, 50% fall in price leads to 25% rise in quantity demanded. हमने प्राइस गिराया 50% से, लेकिन हमको रिजल्ट में मिला सिर्फ 25% राइज। जितना हमने प्राइस गिराया प्रोपोर्शनेट, उतना भी हमको बेनिफिट नहीं मिला, आया ना? तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। क्या बोलेंगे? रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो हमको दिखता है यहाँ पर 25 डिवाइड बाय 50, आंसर है 0.5 विच इज लेस देन 1, लेस देन 1। तो यहां पर आपको कर्व कैसा मिलता है आप ध्यान दीजिए। पहले ओरिजिनल प्राइस ओपी और उस पे ओरिजिनल क्वांटिटी ओक्यू, तो हमें ये पर्टिकुलर पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट प्राइस यहां पर फॉल हुआ है इतना, जिसको हम 50% कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस काफी कम है, दैट इज 25%। हाँ या ना? तो ये जो नया क्वांटिटी है उस पे हमको ये पॉइंट मिल रहा है, और आप देख रहे हैं कि हमारा कर्व
है ना, एकदम डाउनवर्ड स्लोपिंग है डायरेक्टली। तो ऐसे कर्व को हम क्या बोलेंगे, ऐसे कर्व को हम नाम देंगे स्टीपर स्लोप। क्या नाम देंगे, स्टीपर स्लोप। So when price fall from OP to OP1, that is 50%, demand rises from OQ to OQ1, that is 25%. Therefore, the demand curve has a steeper slope. Getting it, everyone? I hope it is very much clear. We have discussed over here 5 types of price elasticity of demand. एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला था perfectly elastic, जहां पर हमको हॉरिजॉन्टल कर्व मिला। कैसा कर्व मिला, हॉरिजॉन्टल। सेकंड था परफेक्टली इनइलास्टिक, जो कि रेयरली होता है, और जो कर्व हमको यहाँ पर मिलता है वो वर्टिकल मिलता है। थर्ड वन वाज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और यहाँ पर हमको मिलता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा कर्व मिलता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एंड देन वी मूव टुवर्ड्स रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में हमको कर्व मिला फ्लैटर स्लोप, एंड एट द एंड हमको मिला रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में स्टीपर कर्व। कौन सा कर्व, स्टीपर स्लोप कर्व। गेटिंग इट एवरीवन? तो प्राइस इलास्टिसिटी को इस टेबल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या दिया है पहले, परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक में क्या होता है, इनइलास्टिक में हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो क्या है, इनइलास्टिक। चेंज इन प्राइस डज नॉट अफेक्ट डिमांड एट ऑल, डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, कब होगा, जब हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की बात करेंगे। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस। जितना प्राइस चेंज करेंगे उतना ही डिमांड में भी चेंज होगा। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1, तो क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक। व्हाट डज इट मीन, change in price will bring more than proportionate change in demand, more than proportionate change in demand। ठीक है। नेक्स्ट, रिलेटिवली इनइलास्टिक, चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस। तो यहां पर आप लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is less than 1। and last one, elasticity of demand is equal to infinity। ऐसा कब होता है, perfectly elastic demand, जो रियलिटी नहीं है, थियोरेटिकल कंसेप्ट है। गेटिंग इट एवरीवन? सो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।